मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। उसमें हमने देखा कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से पहले तात्कालिक समय में जो शिक्षा के जो लोकप्रिय फॉर्मेट थे, यानी स्पार्टा और एथेंस की कैसी शिक्षा पद्धति थी, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और फिर उसके बाद प्लेटो अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत करता है और मुख्य रूप से उस पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित करता है। एक प्राथमिक शिक्षा और दूसरी है उच्च स्तरीय शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन हमने पिछली कक्षा में किया, जिसमें 6 साल से लेकर 18 वर्ष तक संगीत और व्यायाम की शिक्षा, और फिर 18 से 20 वर्ष 2 साल की विशेष सैनिक शिक्षा की वो बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो की जो शिक्षा योजना है, या प्लेटो का जो पाठ्यक्रम है, उसकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के बारे में प्लेटो के क्या विचार हैं। तो उसमें 20 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक वो विज्ञान और दर्शन के अध्ययन की बात करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा दी जाएगी, जाहिर सी बात है, ये प्लेटो की योजना है। प्लेटो की जो उच्च स्तरीय शिक्षा का महत्व है वो प्राथमिक शिक्षा से अधिक है। 20 से 35 वर्ष की उम्र तक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो उसे दार्शनिक शासक बनने में मदद करेगी। प्रारंभिक शिक्षा में विद्यार्थियों को भावनात्मक और कल्पनात्मक रूप में कला के माध्यम से सत्य का ज्ञान कराया जाता है, ऐसा हमने पढ़ा। और उच्च स्तरीय जो शिक्षा काल है, यानी 20 से 35 वर्ष का, तो उसमें विज्ञान, तर्क या दर्शन की कसौटी पर सत्य की परख की जाती है। अतः विज्ञान और तर्क के आधार पर सत्य की खोज करना ही उच्च स्तरीय शिक्षा का मूल लक्ष्य है। और इस स्तर पर विज्ञान, दर्शन और द्वंद्वात्मकता को प्राथमिकता दी गई है। तो ये उनकी शिक्षा योजना है, जिसमें प्लेटो का ये कहना है कि 20 से 30 वर्ष की आयु तक, अर्थात 10 वर्षों तक विद्यार्थियों को विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। प्लेटो के पूर्व से ही विज्ञान का महत्व लोग समझते थे। प्लेटो के अनुसार विज्ञान के अध्ययन के मुख्यतः 2 लाभ होंगे। प्रथम तो विज्ञान का जो अध्ययन है वो चिंतन सिखाता है। दूसरा, ये मन को उन सिद्धांतों से परिचित करवाता है जो सत्य के विचार को समझने के लिए आवश्यक हैं। तो ये प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य है, जिसमें अंकगणित की बात प्लेटो करते हैं। तो प्लेटो ने विज्ञान की शिक्षा में अंकगणित को प्रथम स्थान दिया है। पाइथागोरस, प्रोटागोरस और अन्य दार्शनिकों ने गणित को काफ़ी महत्व दिया है। वे गणित के ज्ञान पर अत्यधिक जोर दिया करते थे, और प्लेटो ने उनके एक तरह से पद चिन्हों का ही अनुसरण किया है। तो प्लेटो ने गणित को दार्शनिक महत्व का माना है, जिसके द्वारा शुद्ध ज्ञान से हमें शुद्ध सत्य का आभास होता है। उसने उसका व्यवहारिक लाभ भी बताया है। उदाहरण के लिए, जैसे योद्धा को संख्या के उपयोग का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा वह अपनी सेनाओं की व्यूह रचना को व्यवस्थित नहीं कर सकता। इसी प्रकार भूमिति शास्त्र अर्थात ज्योमेट्री, प्लेटो ने गणित के बाद ज्योमेट्री का ज्ञान आवश्यक बताया है, और ये गणित से संबद्ध है। ये सत्य को समझने में मदद करता है। इसके साथ ही इससे दार्शनिक ज्ञान का भी लाभ मिलता है, और ये सत्य के विचार के ज्ञान के लिए दृष्टि को निर्बल बनाता है। तो प्लेटो ने ठोस ज्यामिति के अध्ययन को आवश्यक बताया है। इसी प्रकार विज्ञान के अध्ययन में तीसरा स्थान वो नक्षत्र विद्या को देते हैं। विभिन्न ऋतुओं, वर्षों, महीनों, दिन रात का जो अध्ययन है
वो सबके लिए आवश्यक होता है। आकाश के नक्षत्र, ग्रह, तारे, सूर्य, चंद्रमा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और नक्षत्रों के ज्ञान से पता चलता है कि उसके निर्माण में परम सत्ता परमेश्वर का हाथ है। तो ये इसके साथ ही प्लेटो ने समसुरसता शास्त्र अर्थात हार्मोनिक्स पर भी विचार किया है। और दर्शन के ज्ञान के लिए इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। नक्षत्र विद्या और समसुरसता शास्त्र को सगी बहन कहा गया है, यानी एस्ट्रोनॉमी और हार्मोनिक्स को सगी बहन कहा गया है। तो ये इस काल में अध्ययन किया जाएगा। फिर 30 साल से 35 वर्ष की आयु तक का जो है दर्शन का ज्ञान किया जाएगा। प्लेटो की योजना है कि 20 से 30 वर्ष की शिक्षा में एक की परीक्षा होगी और जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हों 30 से 35 वर्ष का दार्शनिक शासक का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये उसके लिए ज़रूरी होगा। तो 30 से 35 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों को प्लेटो चाहते हैं कि उनको द्वंद्वात्मकता की शिक्षा दी जाए। इसे तर्क विद्या, अध्यात्म, दर्शन के नाम से भी पुकारा जाता है। यदि गणित शास्त्र भौतिक पदार्थों से अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ने का पहला सोपान है, तो विशुद्ध विचारों और अंतिम सत्य के विचार तक पहुंचने के लिए दूसरा सोपान जो है वो दर्शन शास्त्र है। और इसी के माध्यम से किसी व्यक्ति जो है सत्य के विचार तक पहुंच सकता है। प्लेटो 35 वर्ष तक की शिक्षा को भी अधूरी मानता है। उसका ये कहना है कि इस अवधि तक जो विद्यार्थियों को बौद्धिक ज्ञान मिलता है, उन्हें संसार का प्रैक्टिकल नॉलेज यानी क्रियात्मक ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं होता है। अतएव दार्शनिक राजाओं को संसार की पाठशाला में तूफानी थपेड़े खा करके, धक्के खा करके व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने का आदेश देता है। इस तरह से 50 वर्ष तक बौद्धिक और व्यवहारिक ज्ञान से प्राप्त व्यक्ति को दार्शनिक राजा के पद पर सम्मानित उसको किया जा सकता है या हो सकता है। यहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा इसमें मुख्य रूप से विभाजित है और इसमें अलग अलग आयु के लिए अलग अलग विषयों का उन्होंने विवेचन किया है। और उच्च शिक्षा में वो गणित पर अधिक, ज्यामिति पर अधिक जोर देता है। और उनकी अकादमी के मुख्य द्वार पर इस तरह से लिखा हुआ भी था कि गणित और ज्यामिति से अनभिज्ञ व्यक्ति इस अकादमी में प्रवेश ना करें। तो ये उनकी जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा का एक वो डिवीज़न प्रस्तुत करते हैं। अब है शिक्षा योजना जो उन्होंने जो दी है, शिक्षा पद्धति प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है उसकी कुछ खास विशेषताएं हैं जिन पर हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। तो उसकी क्या खास विशेषताएं प्लेटो ने जो उसके समय में जो प्रचलित शिक्षा प्रणालियाँ थी उसके दो बड़े मॉडल थे, एथेंस और स्पार्टा। उन दोनों ही शिक्षण प्रणालियों का प्लेटो के मस्तिष्क पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। विद्वानों का ये मानना है कि प्लेटो स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली से अत्यधिक प्रभावित था। वस्तुतः वो दोनों ही शिक्षण संस्था में दोष पाता है और वो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहता है जो उसके युग में दोष मुक्त हो, अपूर्व सिद्ध हो सके। तो वो एथेंस की शिक्षा पद्धति से व्यक्तिगत पहलू और स्पार्टा की सामाजिक पहलू और राजनियंत्रित सिद्धांतों को अपनी शिक्षा पद्धति में स्थान देता है। उनकी कुछ खास विशेषता प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है उसकी है कि राज्य नियंत्रित शिक्षा। प्लेटो एथेंस की निजी शिक्षा व्यवस्था थी उसके दोषों से परिचित था और वह स्पार्टा की राजनियंत्रित शिक्षा से काफ़ी प्रभावित था। इसलिए
प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में, अपने शिक्षा शैक्षिक पाठ्यक्रम में उस राजनियंत्रित शिक्षा पद्धति पर जोर देता है। उसका कहना है कि एक परिवार के द्वारा दी जाने वाली जो शिक्षा है वो एकांगी होगी और विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाली होगी। उस शिक्षा में, उस शिक्षा से राज्य में कोई एक रूपता स्थापित नहीं हो सकती और नागरिक अपने सामान्य कर्तव्यों को नहीं पहचान पाएगा। तो राज्य की एकता के लिए वो राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। दूसरी शिक्षा पद्धति की जो दूसरी विशेषता है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। प्लेटो के समय एथेंस में निजी शिक्षा काफ़ी प्रचलित थी और सोफिस्ट अधिक धन लेकर शिक्षा प्रदान करते थे। इसका परिणाम ये होता था कि केवल अमीरों के बच्चे ही शिक्षा से लाभान्वित होते थे और समाज की जो अधिकांश जनता जो थी वो शिक्षा से वंचित हो जाती थी। इसलिए प्लेटो ने कहा कि निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से ही नागरिक और राज्य दोनों का कल्याण संभव है और इस निःशुल्क शिक्षा से समाज के अमीर गरीब सभी व्यक्ति लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये उनकी खास विशेषता है। तीसरी खास विशेषता है एक रूपता और सर्वव्यापी शिक्षा। प्लेटो ने शिक्षा की एक रूपता पर बल दिया है। उसका कहना है कि संपूर्ण राज्य की जो शिक्षा पद्धति हो एक रूप होनी चाहिए, अर्थात सभी नागरिकों को एक प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो शिक्षा है वो सर्वव्यापी होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि शिक्षा राज्य के सभी व्यक्तियों को मिलनी चाहिए, क्योंकि प्लेटो ने उत्पादक वर्ग की शिक्षा के बारे में कोई खास जिक्र नहीं किया है, फिर भी वह सैनिक और शासन वर्ग को शिक्षा देने के पक्ष में है। तो शिक्षा में एकरूपता और सर्वव्यापीता रहने से एक आदर्श राज्य का विकास हो सकता है। एक और विशेषता है स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा। प्लेटो स्त्री पुरुष दोनों को समान शिक्षा देने के पक्ष में है। उसका कहना है कि लिंग के आधार पर स्त्री को पुरुष से पृथक नहीं किया जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का मूल्यांकन जो है आत्मा के आधार पर करना चाहिए। प्लेटो का कहना है कि स्त्री पुरुष समान आत्मा है और आत्मा के विकास के लिए समान शिक्षा की आवश्यकता होती है। स्त्री राज्य का शासन उतनी दक्षता से चला सकती है जितना कि पुरुष। तो स्त्री पुरुष दोनों की आत्मा पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो स्त्री पुरुष को समान शिक्षा देने की उपयोग करता है। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट है प्लेटो का। आज के ज़माने में इसको सराहाया जा सकता है। स्त्री पुरुष दोनों की समान शिक्षा पर वो बल देता है। शरीर और मन का विकास। एथेंस में केवल मन के विकास पर बल दिया जाता था, स्पार्टा में शारीरिक विकास पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। लेकिन प्लेटो ने जो अपनी योजना प्रस्तुत की है शिक्षा पद्धति, वो शरीर और मन दोनों के विषय में समान रूप से जोर देते हैं। उसका कहना है कि शरीर और मन दोनों को समान रूप से उसका विकास होना चाहिए। अगर किसी एक की उपेक्षा की तो मनुष्य का जो सर्वांगीण विकास है, टोटल डेवलपमेंट जो है, वो नहीं हो सकता। तो उनका मंतव्य ये है कि शरीर और मन दोनों का विकास करने वाली शिक्षा योजना होनी चाहिए। तो ये उसकी शिक्षा पद्धति की कुछ खास विशेषताएं हैं। अब हम प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है, जो शिक्षा योजना उन्होंने प्रस्तुत की है, उसकी विद्वानों के द्वारा क्या आलोचना होती है, तो उसमें मोटी मोटी आलोचनाएं देखेंगे हम। और उसमें एक आलोचना उसकी है कि ये शिक्षा जो योजना है प्लेटो की, वो अप्रजातांत्रिक शिक्षा है। कैसे? आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है अप्रजातांत्रिक और एकांगी है। उसकी शिक्षा प्रणाली में केवल सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग को इस शिक्षा पाने का अधिकार है। उत्पादक वर्ग को, राज्य का जो सबसे बड़ा वर्ग है जनसंख्या की दृष्टि से, वो शिक्षा के अधिकार से वंचित रहता है। प्लेटो को एक ऐसी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए थी जिसमें तीनों वर्ग लाभान्वित होते हैं। उत्पादक वर्ग को शिक्षा से वंचित करके प्लेटो ने समाज के लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया है। तो ये उनकी कटु आलोचना आलोचक करते हैं।
और एक आलोचना उनकी होती है कि वो साहित्य की उपेक्षा करते हैं, साहित्य पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। विद्वानों ने कहा है कि प्लेटो साहित्य पर प्रतिबंध लगाता है। जैसा कि हमने उनकी शिक्षा योजना में पढ़ा है कि प्लेटो साहित्य पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में था। वह झूठे साहित्य के प्रचार का कट्टर विरोधी था। इसी प्रकार एक एलिगेशन, एक आरोप उन पर यह भी लगता है कि उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति में साहित्य की उपेक्षा की है। साहित्य से अधिक महत्व उन्होंने विज्ञान और दर्शन को दिया है, विशेष रूप से गणित शास्त्र, भूमिति शास्त्र, जियोमेट्री, नक्षत्र विद्या और दर्शन शास्त्र को प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में विशेष स्थान दिया गया है। इन विषयों के अतिरिक्त उसे अन्य विषयों को भी पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए था। इसके साथ ही साहित्य को उचित स्थान मिलना चाहिए था। तो ये उनकी शिक्षा योजना की आलोचना की जाती है और उन पे ये भी कहा जाता है कि प्लेटो की शिक्षा योजना में तकनीकी शिक्षा का सर्वथा अभाव है। बिना तकनीकी शिक्षा के शिक्षा पद्धति का पाठ्यक्रम जो है वो अपूर्ण होता है, उसकी उपेक्षा की गई। आज के वैज्ञानिक युग में हम तकनीकी शिक्षा के काफ़ी महत्व देते हैं, तो प्रत्येक शिक्षा प्रणाली में उसे विशेष स्थान प्राप्त है। लेकिन प्लेटो ने अपनी इस योजना में इस तकनीक शिक्षा की उपेक्षा की है, तो ये उनकी आलोचना होती है। एक आलोचना होती है कि लंबी अवधि तक शिक्षा चलती है उनकी। प्लेटो की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष और उच्च शिक्षा जो है 20 से 35 वर्ष रखी गई है। और 35 वर्ष में कोई व्यक्ति दार्शनिक राजा के योग बनता है और उसमें 15 साल की वो व्यवहारिक शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन इस अवधि में व्यक्ति केवल बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करता है और सांसारिक व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो 15 साल और देता है। तो यह अध्ययन की जो अवधि है बहुत ही लंबी है। कोई भी व्यक्ति 35 वर्ष तक लगातार अध्ययन नहीं कर सकता। तो ये उनकी आलोचना होती है। एक उनकी आलोचना होती है एक डॉक्टर और वकीलों का बहिष्कार की वो बात करते हैं। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा में व्यायाम को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है और व्यायाम के अंतर्गत हमने देखा कि वो आहार शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान को भी उसमें शामिल करते हैं। मतलब वो ऐसी एक शिक्षा देना चाहते हैं कि उस समाज में डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं होगी उसमें। इसके साथ साथ समाज में वकीलों की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो प्लेटो कि आदर्श राज्य में डॉक्टर और वकीलों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है, जबकि आधुनिक युग में डॉक्टर और वकील की सेवा से मुक्ति पाना कठिन है। कानून की व्याख्या, समाज में न्याय बनाए रखने के लिए वकीलों की सेवा आवश्यक है और इस विषाक्त युग में डॉक्टर की महत्ता भी स्पष्ट है। तो ऐसी स्थिति में उनका ये विचार की आलोचना होती है। एक आलोचना उनकी होती है कि व्यक्ति का स्वतंत्र विकास इसमें नहीं हो पाता है। प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसमें व्यक्ति के स्वतंत्र विकास पर कोई बल नहीं दिया गया है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास राज्य के हितों के लिए किया जाता है। अतः राज्य के हितों की बलिवेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर दिया जाता है और व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करके अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। ये प्लेटो की शिक्षा योजना की सबसे बड़ा दोष माना जाता है। इस प्रकार प्लेटो का ये शिक्षा सिद्धांत है जिसमें वो तात्कालिक समय की जो स्पार्टा एथेंस की योजना चल रही थी उनमें अच्छे गुणों को लेकर के अपनी एक शैक्षिक योजना प्रस्तुत करता है और राज्य नियंत्रित निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का बड़ा पैरोकार है। तो आज के इस युग में, निजीकरण के इस युग में, प्लेटो के इस शिक्षा सिद्धांत से प्रेरणा ली जा सकती है कि वो राज्य की एकता के लिए शिक्षा देना चाहता है। तो उसकी इस विचार को हम आज के ज़माने में प्रेरणा के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद।